आज हम द लिविंग वर्ड चैप्टर का वन शॉट देखने वाले हैं। इसमें हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। अगर आपका ये चैप्टर पहले से किया हुआ है तो आप इसे 1.25 या फिर 1.5 पर भी देख सकते हैं, और अगर आपका ये चैप्टर पहले नहीं किया हुआ है तो आप इसे नॉर्मल स्पीड पर पूरे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखते हैं तो आपका ये जो दोनों क्वेश्चन हैं अच्छे से कवर हो जाएंगे, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम पूरा की पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और जल्दी से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि क्या लिविंग थिंग्स हैं और क्या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इस चार्ट में आपको बेसिकली कुछ चीज़ें याद करने की हैं कि नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं और डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं। देखिए, नॉन डिफाइनिंग फीचर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, और डिफाइनिंग फीचर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका, और कॉन्सिनेंस होता है। ठीक है, नॉन डिफाइनिंग फीचर वो वाले फीचर होते हैं जिनके बेसिस पर ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म या कौन सा मैटर लिविंग है या फिर वो कौन सा नॉन लिविंग है। जबकि डिफाइनिंग फीचर वो वाले फीचर होते हैं जहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। देखो, डिफाइनिंग फीचर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन आती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जितना भी अपने शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं वो सारी क्या होती हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर आती हैं, जहाँ पर कैटाबॉलिज्म आता है, एनाबॉलिज्म आता है, ये सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। और ये सब जो रिएक्शन हो रही हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन किसी न किसी सेल के अंदर हो रही है। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए एक सेल का होना ज़रूरी होता है, और सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस प्रकार एक बॉडी बनती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एक सेल का ज़रूरी होता है, सेल का होना ज़रूरी होता है। इसलिए का मतलब है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर होता है। और एक होता है कॉन्सिनेंस, मतलब कि अपने एनवायरनमेंट के प्रति अपन कितने उसके पर्टिकुलर हैं, हम उसके लिए कितना सजग हैं, उसके पर्टिकुलरली उसके अंदर कुछ भी चेंजेस होता है तो अपनी बॉडी के अंदर या फिर हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस। तो आपको ये तीनों के तीनों याद रखने हैं कि ये तीनों जो हैं क्या है? डिफाइनिंग फीचर हैं। नॉन डिफाइनिंग फीचर के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आता है। ग्रोथ जो है इसको 2 चीज़ों के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन सेल नंबर। ये दोनों ही ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में कुछ चीज़ें समझने की हैं कि देखो, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों की बात करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो वाला रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर 2 पेरेंट्स भाग लेते हैं, दोनों पेरेंट्स भाग लेते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक पेरेंट भाग लेता है। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, और ये हर साल किसी न किसी पेपर में आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, बडिंग जो होती है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, बडिंग। और ये किसके अंदर पाया जाता है? यीस्ट और हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। रीजनरेशन जो होता है प्लेनेरिया के अंदर पाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 5 साल का पेपर आप पीछे से उठाकर देखेंगे तो आपको हर 3 साल के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है? फंजाई के अंदर होता है, फिलामेंटस एल्गी के अंदर होता है, प्रोटोनिमा ऑस्मोसिस के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ अब इस एक जो ये फ्लो चार्ट है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको देखिए। क्वेश्चन बन सकता है कि इन सब के अंदर से डिफाइनिंग फीचर कौन सा है और नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन सा है। तो आपको यहाँ पर ये डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर के बारे में याद रखना है कि डिफाइनिंग फीचर कौन सा है और नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन सा है। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से वो बन सकता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एग्जाम्पल हैं वहाँ से अगला क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके बारे में कि नॉन डिफाइनिंग फीचर और डिफाइनिंग फीचर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं? हमने पहले बता दिया है कि वो वाले फीचर जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। इसके अंदर क्या क्या आ रहे थे? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आ रहे थे। जब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करते हैं, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं म्यूचुअली इवेंट होते हैं, मतलब एक जैसे इवेंट होते हैं। कैसे इवेंट होते हैं? एक जैसे इवेंट होते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। वहीं पर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, मतलब कि ये एक अलग अलग इवेंट होते हैं, इनको अलग अलग हम देख सकते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ये सारे की सारी जो लाइन है ये एनसीईआरटी से पुटअप की हुई है, तो ये कुछ भी लाइन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए आप हर एक लाइन को अच्छी तरीके से देखिए और आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखते हैं।
ठीक है। आगे हम बात करें कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो लाइफ लॉन्ग चलती है, जबकि एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है ये एक सर्टेन टाइम तक चलती है। ठीक है। और रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि जीवित हैं, जीव हैं, लेकिन ये क्या नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ऐसे कौन कौन से जीव हैं? म्यूल है, वर्कर बी है और इनफर्टाइल ह्यूमन है। ये सारे एग्जाम्पल भी आपको याद रखने चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर, वो वाले कैरेक्टर जो जिनके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि ये जो मैटर है ये क्या है, लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। इसके अंदर हमने बात की थी मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में, बात की थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात की थी, और कॉन्शियसनेस के अंदर हमने पहले बात कर ली थी। ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन इन इस सेल, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि किसी सेल के अंदर हो रही है वो वाली ही जीवित सेल, जीवित रिएक्शंस के रूप में हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं आगे टैक्सोनॉमिक एंड सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या होता है कि देखो, अपने को बाहर से किसी जीव के कैरेक्टर जो अपीयर हो रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं किसी जीव के कैरेक्टर, उनके बेसिस पर हम उन्हें किसी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स कहते हैं। उसमें सबसे पहले जो स्टेप आती है वो आती है आइडेंटिफिकेशन। कोई भी जीव आपको दिखा है तो उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जीव क्या हो सकता है, उसके बाहर के अपेयरेंस को देखकर उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर करेंगे हम उसका क्लासिफिकेशन कि ये जीवित है या नॉन लिविंग है या लिविंग है। फिर उसको हम देखेंगे कि ये प्लांट्स के अंदर जा सकता है, ये एनिमल्स के अंदर जा सकता है। उसको हम बाहर से जो पर्टिकुलर उसके जो दिख रहे हैं फिजिकल अपेयरेंस है उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि ये उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर हम देखेंगे उसका नोमेनक्लेचर। ये इसके बेसिस है। आपको याद रखना है कि सिस्टमेटिक्स के कितने बेसिस हैं? 3 बेसिस है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये 3 इसके बेसिस होते हैं। अब नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ संस्थान हैं, जो जैसे प्लांट का नोमेनक्लेचर करने के लिए एक संस्थान है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे ही एनिमल्स के लिए भी एक संस्थान है जो इनका नोमेनक्लेचर करती है, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ICZN, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। ये सबको याद रह जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कन्फ्यूजन बनता है वो इंटरनेशनल पर बनता है। कई बार एग्जामिनर जो होता है वो आपके ऑप्शंस के अंदर इंटरनेशनल की जगह आपको इंडिया लिख कर दे देता है, जहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप यहाँ पर याद रखिए कि ये इंटरनेशनल संस्थान है जो कि प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के नाम नोमेनक्लेचर के लिए काम में ली जाती हैं। ठीक है। और ये जो इनके नोमेनक्लेचर के लिए सबसे जो मान्य पद्धति है जिसके बेसिस पर हम नोमेनक्लेचर करते हैं वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर कैरोलस लिनियस ने बताया था कि जो पहला नाम जो होता है वो जेनेरा का होता है, और जो सेकंड टर्म होती है नेम के अंदर वो स्पेसिफिक एपिथेट को बताती है। जैसे हम एग्जांपल लें मैंजीफेरा इंडिका का, किसका नाम? मैंजीफेरा इंडिका का नाम हम ले रहे हैं। ये मैंजीफेरा इंडिका है। अब इसको अगर हम साइंटिफिक तरीके से लिखें तो सबसे जो मैंजीफेरा जो पहला वर्ड होता है, पहले वर्ड का जो फर्स्ट अक्षर होता है वो कैपिटल है लिखा जाएगा, जो कि किसका डिनोट करता है? ये जीनस को डिनोट करता है। जबकि सेकंड वाला जो टर्म होता है ये स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है, और इसका जो फर्स्ट अक्षर जो होता है ये स्मॉल के अंदर लिखा जाएगा। जब हम इसे नाम अपने हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो हम दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है। इसके आगे हम ये साइंटिस्ट का नाम भी साइड में लिख सकते हैं। जैसे लिनियस ने ये मैंजीफेरा इंडिका नाम दिया था तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं LINN। तो अगर आपसे कहा जाए कि मैंजीफेरा इंडिका करेक्ट है या फिर मैंजीफेरा इंडिका लिन जो कोष्टक में दिया हुआ है साइंटिस्ट का नाम, इनमें से कौन सा ज़्यादा मोर करेक्ट है? तो मैंजीफेरा इंडिका लिन ज़्यादा करेक्ट होता है। ये भी कई बार क्वेश्चंस के अंदर दे दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज होती हैं ऐसे, जैसे 7 ओब्लिक कैटेगरीज होती हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। देखो सबसे पहला जो होता है ये होता है किंगडम। क्या होता है? किंगडम होता है, फिर डिवीजन या फिर फाइलम होता है, फिर क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है, और फिर स्पीशीज होता है। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं हम। इसमें देखिए अब डिवीज़न जो होता है ये प्लांट्स के लिए काम में लिया जाता है, जबकि फाइलम जो होता है ये एनिमल्स के लिए काम में लिया जाता है। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ आते हैं, तो हमें जो कैरेक्टर्स के बीच में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ऊपर से नीचे आने पर कैरेक्टर्स के अंदर सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। 7 ओब्लिक कैटेगरीज होती हैं। कितनी होती हैं? 7 ओब्लिक कैटेगरीज होती हैं। ये सारी की सारी 7 ओब्लिक कैटेगरीज हैं, और ये NCERT के अंदर ये जो है एक टेबल दी हुई है। इस टेबल से बहुत बार आपको जैसे यहाँ से ये हटा दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है कि आम की कुल कौन सा है, आम का ऑर्डर कौन सा है। ठीक है।
इस प्रकार से यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पुटअप किया जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। अगर इस चैप्टर में कहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है तो वो बनती है टैक्सोनॉमिक एड्स से। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो बनता है वो बनता है लास्ट वाले पार्ट में, जहाँ पर फ्लोरा, फ्यूना और इनके बारे में बात आ रही है, की के बारे में बात आती है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पर बात करते हैं हम हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम क्या होता है? इसके अंदर डेड प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है। किसको प्रिजर्व किया जाता है? डेड प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है। इसके अंदर प्रिजर्वेशन शीट के अंदर इन सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, और इस शीट की जो लंबाई लेंथ है वो 42 इंटू 29 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये होता है हर्बेरियम। आपको याद रखना है कि हर्बेरियम के अंदर डेड प्लांट के स्पेसिमेन होते हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं। अब बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन के अंदर लिविंग प्लांट को क्या किया जाता है? रखा जाता है। लिविंग प्लांट को रखा जाता है, और इसको क्विक रेफरल के लिए रखा जाता है। जैसे किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं आप, और आपको अचानक से किसी प्लांट को देखना है, किसी प्लांट पर स्टडी करनी है, तो आप वहाँ पर क्विक रेफरल चाहिए आपको उस प्लांट के लिए। आप जो है बॉटनिकल गार्डन के अंदर जाकर उस प्लांट को देख सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि क्यू गार्डन जो है वो इंग्लैंड के अंदर है। क्यू गार्डन कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर है। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है वो कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, आगे बात करते हैं म्यूजियम के बारे में। म्यूजियम के अंदर प्लांट्स और एनिमल दोनों के स्पेसिमेन रखे जाते हैं, और ये दोनों के दोनों स्टडी पर्पस के लिए रखे जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के रखे जाते हैं। लिविंग स्टेज में रखे जाते हैं या डेड स्टेज में रखे जाते हैं, तो ये डेड स्टेज में रखे जाते हैं। प्लांट और एनिमल्स के नमूने रखे जाते हैं। अब बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क के अंदर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, और ये ह्यूमन केयर के अंदर रखते हैं, और हम इससे जो वाइल्ड एनिमल है उसके फूड हैबिट को, बिहेवियर को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। जैसे आप जूलॉजिकल पार्क के अंदर जाते हैं, जिन्हें हम आमतौर पर चिड़ियाघर भी कहते हैं, तो आप वहाँ पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो अलग अलग एक्टिविटी करते रहते हैं जो वाइल्ड एनिमल हैं, तो उसी के बेसिस पर हम उनकी बिहेवियर एंड हैबिटेट को स्टडी कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, वो है की जो होती है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? जनरली एनालिटिकल नेचर की होती हैं कीज कैसी होती हैं? एनालिटिकल नेचर की होती हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी कि की का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, तो एनालिटिकल नेचर होता है। की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। ये जो की होती है ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के, जो एक दूसरे के विरोधाभासी कैरेक्टर होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड होती है, और उनको हम क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। ठीक है, और ईच स्टेटमेंट ऑफ द की इज कोल्ड लीड। और इसका जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोल रहे थे हम, इसके जो पेयर है उसको हम कपलेट बोलते हैं, और इनका जो ईच स्टेटमेंट है, प्रत्येक स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ। फ्लोरा क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाने वाले प्लांट स्पीसीज़ का वो पूरा इंडेक्स प्रोवाइड करता है आपको, कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये वाला प्लांट पाया जा रहा है, और इसके बारे में जितनी भी उसकी स्पीसीज़, उसके ऑर्डर, इनके बारे में सारी जानकारी वहाँ पर आपको दी जाती है फ्लोरा के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं मैनुअल के बारे में। मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। किसी एरिया के अंदर किसी स्पीसीज़ के नेम के लिए एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए मैनुअल की ज़रूरत होती है। आइडेंटिफिकेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मैनुअल की ज़रूरत होती है। किसी भी एरिया में कोई स्पीसीज़ पाई जा रही है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मैनुअल की ज़रूरत होती है। अब आगे बात करते हैं हम मोनोग्राफ के बारे में। मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन के बारे में ही ये जानकारी रखता है। मोनोग्राफ किसके बारे में जानकारी रखता है? ओनली वन टैक्सॉन के बारे में जानकारी रखता है। इनके बारे में कुछ कीवर्ड आपको याद रखना है, जैसे कि फ्लोरा के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज का इंडेक्स प्रोवाइड कराता है फ्लोरा। मैनुअल क्या करता है? ये आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। मोनोग्राफ क्या करता है? ओनली एक टैक्सा की गारंटी लेता है कि एक टैक्सा के बारे में ये फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आपको ये की फैक्टर्स के रूप में इसको अच्छे तरीके से आप याद रख सकते हैं। अपन ने ये पूरा जो चैप्टर है बहुत कम समय में
इसको पूरे को रिवाइज कर दिया है और अब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। और आप ऐसी ही सीरीज को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और वीडियो आप तक आते रहें ऐसे ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।